नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। खरीफ मौसम में करें उड़द की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। पोर्ट्रे में सब्जियों की नर्सरी तैयारी पर सलाह। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों में उड़द की खेती का प्रमुख स्थान है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसके लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें तथा इसके वैज्ञानिक तरीके से बुवाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विभाग शहडोल के विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह बागरी से। तो किसान भाई अब खरीफ की खेती की तैयारियां शुरू कर दें। और इस समय पे अपन उर्दा की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, उर्द की तैयारी और उर्द की खेती के बारे में। क्योंकि किसी भी फसल को बोने से पहले किस्म बहुत ज़रूरी है कि कौन सी किस्म हम बो रहे हैं और अपने पास क्या व्यवस्था है, कितने दिन की किस्म होनी चाहिए। तो जैसे अपन बात करें उर्दा में, तो उर्द में है जवाहर उर्द 2, ये 65 से 70 दिन की वैरायटी है। इसी तरह जवाहर उर्द 3, ये भी वही 65 से 70 दिन की वैरायटी है और इनका 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। और बात करें अपन PU 35 है, PU 31 है, PU 30 है, इनकी भी समय अवधि थोड़ी 70 से 80 दिन हो जाती है और उत्पादन में इनका 10 से 12 कुंटल है। इनमें विशेषता ये है कि ये पीला रोग के प्रति सहनशील हैं। सबसे पहले अपने को खेत का चुनाव करना है कि खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ जल भराव ना हो, जल निकास अच्छा हो। क्योंकि उड़द और मूंग की ऐसी फसल हैं कि इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी रुकने से फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें जिनके पास यदि गोबर की खाद है तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डाल सकते हैं। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद डालकर और एक जुताई कर दें तो खेत में बढ़िया मिक्स हो जाती है। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम, ये इसके फर्टिलाइज़र की डोज है। इसमें और अधिक आपके सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना हो उसके अनुसार उपयोग करें, क्योंकि आपकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार देखें। किस्म के चयन के बाद बात आती है कि हम कब बोनी करें इनकी। तो बोनी का समय यही है कि जब यदि जून के महीने में 15 जून के आसपास यदि अच्छा पानी गिर जाता है तब अपन बोनी के लिए तैयार हैं। अपन तैयारी कर लेंगे तब बोनी कर सकते हैं। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज और पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से
उपचारित करें। और ये उपचारित बीज को छाया में कुछ समय के लिए सुखा लें और इसके बाद फिर बोनी करें। और बुवाई ज़रूर ध्यान रखें कि कतार में बोनी करें, क्योंकि कतार में बोनी करने से निदाई गुड़ाई में आसानी होती है। खरपतवार हमें दिख जाते हैं, कहाँ पे खरपतवार हैं, कौन सी फसल कहाँ पे कौन पौधे खराब हो रहे हैं, वो हम सब देख सकते हैं। छींट के बोने पर निदाई गुड़ाई में समस्या होती है। और बुवाई करते समय यदि हम लाइन से बो रहे हैं तो उसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोनी करें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 1 किलो से 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और बोनी के तुरंत बाद करें, अंकुरण से पहले और बुवाई के बाद में। और इसके छिड़काव से जो मिट्टी में खरपतवार के बीज रहते हैं उनका अंकुरण रुक जाता है और हमारी फसल सुरक्षित निकल आती है, खरपतवार नहीं होते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी है जल निकास। तो जल निकास के लिए खेत के चारों तरफ से ढालान को देखते हुए जल निकास की व्यवस्था ज़रूर बना दें, नालियां बना के, ताकि इसमें पानी ना रुके। फसल में यदि 24 घंटे पानी रुक गया तो फसल नष्ट हो जाएगी फिर। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, आप ज़रूर इसका उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान बहुत सी सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक गर्मी और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौधा प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर किसान पोट ट्रे में नर्सरी तैयार करे तो वे इन समस्याओं से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें नर्सरी तैयार, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू कुमारी। तो आज हम लोग बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में। चूँकि हम सभी जानते हैं कि बीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, और चूँकि हर एक बीज की एक कीमत होती है, तो हम चाहते हैं कि आप किसान भाई और बहनों का कोई भी बीज बर्बाद ना हो। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पोत तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पोत तैयार करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक तरीके से तैयार करने के बारे में। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं और हाइब्रिड बीज की कीमत 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। तो यहाँ आपका हर एक बीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोग प्रोट्रे के लिए कहते हैं कि आप प्रोट्रे का इस्तेमाल करें। ये प्रोट्रे जो होता है वो 50 सेल से लेकर 98 सेल तक, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको खरीदें। ये प्रोट्रे में एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया उसके बाद आपको इस प्रोट्रे को आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे सावधानी से रखें और आप इसको 3 से 4 बार कम से कम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्रोट्रे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग कोकोपीट को यूज़ करने के लिए कहते हैं। कोकोपीट जो होता है ये जो नारियल की सूखी हुई बुरादें होती है, इसी कोकोपीट कहा जाता है। ये ब्लॉक्स में आते हैं। तो ये 5 केजी का ब्लॉक, 10 केजी का ब्लॉक, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध होता है। इस कोकोपीट के साथ आप वर्मीकुलाइट या फिर केंचुआ खाद इसको मिलाकर 1:1 मतलब जितना आप केंचुआ खाद लेंगे उतना कोकोपीट लेंगे। इसको लेकर के कोई कोकोपीट को पहले आपको पानी में इसको फुलाना है। इसको रखने के बाद जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जब पानी हो जाता है, आपको ऐसा कोकोपीट तैयार करना है जिससे कि पानी जब आप मुट्ठी बंद करके उसको करें तो पानी भी नीचे ना गिरे और ना आपके हाथ में पानी लगे। इस तरह का तैयार करना है। जब आप इसे 1 और 1 के अनुपात में मिला लेंगे फिर आप इसे प्रोट्रे को भर दीजिए। एक प्रोट्रे भरने में आपको लगभग 1 से 1.25 केजी कोकोपीट और वर्मीकुलाइट या फिर जो केंचुआ खाद है उसका उपयोग आपका हो जाता है। इस कोकोपीट में आप एक जो सेल है उसमें 1 बीज डालेंगे। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरण के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है।
अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। प्रोट्रे में आप लगभग 25 से 30 दिन में आपका लगभग तैयार हो जाता है ये। और अगर जो तापमान बहुत कम होता है तो लगभग 40 दिन लग जाता है। तो 40 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका बीज है वो बीज, हर एक बीज की जड़ें जो होती है बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं। और जब आप इससे खेतों में इसका जो कहते हैं उसको पौधरोपण करना, उस समय ये एक एक जो पौधा है बहुत आसानी से निकल आता है और आप इसको बहुत आसानी से अपने खेतों तक ले जा भी सकते हैं। ना ही ले जा सकते हैं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इससे दूर दराज की अगर मार्केट में भी ले जाना चाहते हैं तो भी बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से प्रोट्रे का उपयोग करने से आप सिर्फ अपने ही खेतों में नहीं बल्कि अगर आप चाहें तो बाहर के मार्केट में भी या जहाँ से आपको सप्लाई करना है आप वहाँ भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ आप अपने पारंपरिक तरीकों से जब बिचड़ा उत्पादन करते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको कार्बोफ्यूरॉन बताया था, बेबिस्टिन बताया था, तो आप इन सभी का उपयोग यहाँ भी करेंगे ताकि आप जो जड़ों में जो होने वाली बीमारियां होती हैं, रूट रॉट जिसे कहते हैं, उससे होने से इस पे सावधानी मिलती है और फिर वो बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने बिचड़े को बना सकते हैं। और इसमें आप सिर्फ टमाटर, मिर्च ये सब ही नहीं बल्कि आप जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके भी बिचड़े बना सकते हैं। तो इस तरह की तरीके से आपका जो है बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ उत्पन्न होता है और जो आप पौधरोपण करेंगे तो आपको अच्छे उत्पादन मिलने में सहायता होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में 40 से 55% नमी रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा विभिन्न दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान, उड़द, मूंग एवं तिल की फसल पककर तैयार हो जाने पर फसल की कटाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। खेत की गहरी जुताई करें जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ में जिन फसलों की बुआई करनी हो उनकी उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था कर लें। धान का थरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल से उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर खाद की व्यवस्था कर लेवें। सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का थरहा तैयार करने के लिए खेतों में पलेवा देकर उपयुक्त ओट आते ही खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार कर रखें। इस प्रक्रिया से खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले सप्ताह में थरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10वां भाग में नर्सरी तैयार करें।
इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पतला धान की किस्मों की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालें। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि फसलों की बुआई के लिए खेतों की गहरी जुताई कर तैयार कर लें, जिससे बहुवर्षीय घास नष्ट हो जाएं। खरीफ की लत्तर वाली सब्जियों जैसे लौकी, कुमड़ा का बैग में पौधे तैयार करें और करेला, बरबट्टी लगाने के लिए अच्छी किस्म का चयन कर मेड़ नाली पद्धति से फसल लगाना सुनिश्चित करें। कुंदरू और परवल लगाने के लिए खेत तैयार करें। जो किसान भाई फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वे वर्तमान में खेतों की तैयारी करें और साथ ही साथ खेतों में वर्षा ऋतु में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य प्रारंभ करें। गड्ढों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, दीमक मारने की दवा एवं अनुशंसित उर्वरक की मात्रा मिलाकर पुनः जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। अदरक और हल्दी की रोपित फसल में पलवार करें और जल निकास को वर्षा से पहले ठीक कर लें। पशुओं को 50 से 60 ग्राम नमक पानी में मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के लिए पीने के पानी की मात्रा 3 से 4 गुना बढ़ा दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रैन की जिला छतरपुर के कृषक हरि प्रसाद यादव ने। ये गर्मी में खेतों की गहरी जुताई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरि प्रसाद यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है और गहरी जुताई के लिए बड़ा ही उपयुक्त और अच्छा समय है और आप सभी लोग बढ़िया गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई करते समय हमको उससे फ़ायदे क्या होते हैं कि गहरी जुताई अगर हम करते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है कड़ी हो जाती है और उसके में जब कड़ी हो जाती है तो वो अच्छे ढंग से जब गहरी जुताई करते तो उलट ऊपर से नीचे हो जाती है, उलट पुलट हो जाती है। तो और उलट पुलट हो जाने से क्या होता है कि जो भी हमारे मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं या फर्टिलाइज़र पड़ा होता है जो कि फिक्स फॉर्म में रहता है वो सभी टूट जाते हैं और हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से मृदा में काफी गहराई तक जल अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा होने पर काफी मात्रा में जल को अवशोषित करने में आगामी फसल को उचित नमी मिलती है। ऐसा देखा गया है कि खेतों में लगातार एक ही गहराई पर हल बखर के प्रयोग करने से एक निश्चित गहराई पर मृदा की कड़ी परत बन जाती है जो खेत में जल के अंतःस्त्रावण में अवरोध पैदा करती है। परंतु गर्मी में गहरी जुताई करने से यह कड़ी परत टूट जाती है जिससे वर्षा का अतिरिक्त जल भूमि की अंतः संस्तरों में गमन करता है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर में सुधार होता है। ये फायदा होता है कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखते जीवाणु, वो सभी जीवाणु उसमें विद्यमान रहते हैं मिट्टी में, तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनके लिए तो फायदा होता ही है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है और जो हमारे हानिकारक जीवाणु रहते हैं और उनकी संख्या घटती है। और जो भी यानी कि कीट प्यूपा रहते हैं उनके अंडे जो होते हैं जो ज़मीन के अंदर में रहते हैं वो सभी पलट के ऊपर आ जाते हैं और तेज़ धूप के कारण वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारी ज़मीन में कई प्रकार के फंगस जो लगते हैं वो फंगस के जीवाणु भी ख़त्म हो जाते हैं जिससे कि हमारी जो आगामी फसल हम उसमें लगाएंगे या कोई भी चीज़ उसमें खेती करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और जो हमारे खेत में बहुवर्षीय खरपतवार भी रहते हैं बड़े बड़े जिनकी जड़ें लंबी होती हैं जो कि एक बार में ख़त्म नहीं होते,
दूब घास हो गया, मोथा हो गया, ये सभी चीज़ों को मिट्टी पलटने वाले गहरे हल से जब जुताई करते हैं तो ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और ये जो जड़ें जाली बना के रखती हैं वो सब टूट के नष्ट हो जाती हैं। खेत के ढाल की विपरीत दिशा में गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उथली पथरीली है वहां पर खेत की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के भूमि की निचली तहों में जाने से खेत की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 2-3 वर्ष के अंतराल से करते रहना चाहिए। इस कार्य को संपूर्ण भूमि को 2-3 हिस्सों में बांटकर प्रतिवर्ष क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे वर्षा का जल खेत में ही एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों का अनावश्यक रूप से होने वाला बहाव भी रुक जाता है। अब बात आती है कि गहरी जुताई किस हल से करना चाहिए हमको। जैसे कि गहरी जुताई करने के लिए हमारा मोल्ड प्लाऊ हो गया और हेरो हो गए भारी वाले, और भी कई प्रकार के जो हल आते हैं जो गहरी जुताई के लिए, उनके द्वारा हम उसकी गहरी जुताई कर सकते हैं। और हमको गहरी जुताई करते समय एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो गहरी जुताई हो रही 6 इंच के ऊपर हो। 6 इंच से ज़्यादा होने पे हमारी मिट्टी अच्छे से पलटेगी। जो भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं भारी क्षमता वाले ट्रैक्टरों से हमको जुताई करना है, जिससे कि हमारे खेत की अच्छे तरीके से जुताई हो और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा हो। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो मैंने ये विधि बताई है इसी विधि से आपको गहरी जुताई करना है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।